मार्क्सवाद का पहला सिद्धांत द्वंद्वात्मक भौतिकवाद हमने पढ़ लिया था। दूसरा था ऐतिहासिक भौतिकवाद। ऐतिहासिक भौतिकवाद को हम लोग इतिहास की आर्थिक व्याख्या भी कह सकते हैं। आर्थिक व्याख्या भी कह सकते हैं, या यूं कह सकते हैं ऐतिहासिक घटनाएं आर्थिक या भौतिक तत्वों पर आधारित हैं। आर्थिक या भौतिक तत्वों पर आधारित हैं। मार्क्स ने माना कि इतिहास की जितनी भी बड़ी बड़ी घटनाएं हैं इनमें किसी भी महान पुरुष का हाथ नहीं है। महान पुरुष या यूं कहें कि व्यक्ति का हाथ नहीं है, जबकि ये जो इतनी भी इतिहास की घटनाएं हैं इनमें दो चीजें हैं, एक तो आर्थिक तत्व और एक भौतिक तत्व। यही आर्थिक तत्व पूरे इतिहास को कंट्रोल करता है। इसी के कारण पूरा इतिहास बना है और बिगड़ा है। तो अगर तो दूसरा सिद्धांत है वो पढ़ रहे हैं ऐतिहासिक भौतिकवाद, या यूं कहें इतिहास की आर्थिक व्याख्या कार्ल मार्क्स के द्वारा। मार्क्स ने कहा है कि इतिहास में पूर्व में जितनी भी घटनाएं घटी हैं उनका मूल आधार था आर्थिक, और अर्थ के कारण ही सारे जितने भी समस्याएं आई है, जितनी भी संगठन बने, जितनी भी घटनाएं बनी है, जितनी भी प्रक्रिया हुई है, वो सारी जो वर्तमान से लेके आदिवासियों तक जो चली है वो आर्थिक कारण से चली है। मार्क्स ने इसके लिए महान पुरुष, महान व्यक्तियों का कोई योगदान नहीं माना है, और इस इतिहास की आर्थिक व्याख्या के 6 चरण इन्होंने माने हैं। इसमें पहला है आदिम समाज। आदिम समाज। आगे का दूसरा है दास और सामंती। दास, सामंती, पूंजीवादी, सर्वहारा और साम्यवादी। और साम्यवादी, ये 6 अवस्थाएं, 6 चरण मार्क्स ने इतिहास की आर्थिक व्याख्या के रूप में बताए हैं। हम पढ़ रहे हैं मार्क्स का दूसरा सिद्धांत जिसका नाम है इतिहास। मार्क्स ने ये 6 अवस्थाएं बताई हैं। इसमें माना है कि इतिहास की जितनी भी घटनाएं हुई हैं, इतिहास में जितने भी कार्यक्रम हुए हैं, इतिहास में जितनी भी प्रोग्रेस हुई है, उनका आधार आर्थिक घटनाक्रम है, भौतिक तत्व है। आज इतिहास का पूरा घटनाक्रम महान पुरुषों की वजह से नहीं हुआ है, महान आत्माओं की वजह से नहीं हुआ है। इन्होंने कहा है कि इतिहास का सभी घटनाक्रम आर्थिक आधार रखता है। अर्थव्यवस्था के कारण, पैसे के कारण, अर्थ के कारण सारा ये घटनाक्रम हुआ है। इन्होंने 6 अवस्थाएं बताई। इसमें सबसे पहले कहा आदिम समाज। आदिम समाज वो व्यवस्था थी जिस समय मनुष्य आदिवासी के रूप में रहता था, जंगलों में ही रहना, कच्चा मांस खाना, आग का आविष्कार नहीं हुआ था, और मनुष्य जानवरों के साथ मिलकर रहता था। आदिवासी समाज कहलाता था। इसमें रीति रिवाज, परंपराएं, नियम कानून कुछ भी नहीं थे। फिर आया दास प्रथा। दास प्रथा मानव की एक प्रकार से खरीद फरोख्त की व्यवस्था थी। यह मानव को वस्तु माना गया, जिसमें एक मानव दूसरे के स्वामित्व में रहता था और उसकी आज्ञा का पालन करता था जब तक वह चेतना उसमें जागृत ना हो जाए। कई जगह ऐसा भी देखने को मिला कि आजीवन व्यक्ति को दास रखा गया, केवल खाना दिया गया और ऐसे में उससे काम में लिया गया। स्वामी की इच्छा का पालन करना, जैसे किसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम को मॉनिटर किया जाता है, उसी प्रकार से मानव को यहाँ मॉनिटर किया गया, खरीद फरोख्त की गई और मानव को वस्तु माना गया। ये दास व्यवस्था कहलाई थी। सामंती व्यवस्था। सामंती व्यवस्था जमींदारी प्रथा का ही दूसरा रूप है। इसमें टैक्स प्रणाली के रूप में जो कर देते थे, उस प्रणाली के रूप में जो एकत्रित राजा करता था, उसकी जगह सामंतवादी आ गए और ये कर्ज को बढ़ाने लग गए। गरीब आम किसान के ऊपर अपना भी हिस्सा थोपने लग गए। एक प्रकार से शोषण प्रथा ये थी। पूंजीवादी व्यवस्था जो वर्तमान में चल रही है और ये अभी अमेरिका में भी है, वर्तमान में है। ये बाजार मूलक व्यवस्था है, खुली अर्थव्यवस्था भी इसे कह सकते हैं। इसमें बाजार के नियम नहीं होते हैं,
ना ही होते हैं या ना के बराबर होते हैं। इसमें अगर मूल रूप से देखा जाए तो पूंजीवादी व्यवस्था में आज के हालात देखें तो बाजार जितना चाहे आप यूज कर सकते हैं, जितना चाहे उतने नियम आप बना सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। सर्वहारा और साम्यवादी व्यवस्था भी आना बाकी है। तो मार्क्स ने कहा कि शुरू की 3 अवस्थाएं जा चुकी हैं, शुरू की 3 अवस्थाएं जा चुकी हैं। पूंजीवादी व्यवस्था भी चल रही है, पूंजीवादी व्यवस्था भी चल रही है और 2 व्यवस्थाएं अभी आना बाकी हैं, आना बाकी है। इस प्रकार से मार्क्स ने ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत को स्पष्ट किया। इन्होंने यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट ऐतिहासिक भौतिकवाद के 6 चरण बताए। इन्होंने कहा इतिहास की व्याख्या किसके आधार पर हुई है, आर्थिक आधार पर हुई है, ना कि महान पुरुषों से। इन्होंने 6 अवस्थाएं बताई, आदिम समाज, दास प्रथा, सामंती, पूंजीवादी, सर्वहारा और साम्यवादी। इसमें से 3 अवस्थाएं जा चुकी हैं, चौथी अभी चल रही है और 2 आना भी बाकी हैं। इस प्रकार से इतिहास के 6 चरण इन्होंने बताए। इस उपरांत मार्क्स ने समाज के 2 भाग बताए हैं। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ सवाल है, बोर्ड ने पूछा था। मार्क्स के अनुसार समाज के कितने भाग हैं? 2। पहला आधार और दूसरा अधिरचना। मार्क्स ने समाज को कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में। पहला आधार और अधिरचना। आधार क्या है? अर्थव्यवस्था, उत्पादन प्रणाली जिसके कंट्रोल में होती है वो आधार कहलाता है, बेस कहलाता है, बेसिक सोसाइटी कॉन्सेप्ट है ये कहता है कि अर्थव्यवस्था को जो नियंत्रण करने वाली व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था जिसके हाथों में होती है वो आधार भाग कहलाता है। और समाज में कितने इसने वर्ग बताए थे? 2, एक सर्वहारा और एक बुजुर्गा वर्ग। वैसे देखा जाए तो बुजुर्गा वर्ग आधार ही है। क्यों? क्योंकि ये ही अमीर वाली व्यवस्था है, इसमें अर्थव्यवस्था नियंत्रण हो गई और उत्पादन भी इनके पास ही होता है। समाज में क्या उत्पादन होना है, कितना होना है, किस प्रकार से होना है, ये सारा नियंत्रण इन्हीं के हाथों में होता है। कौन सा समाज कहलाता है? आधार समाज कहलाता है। अमीर वाला ये समाज है जिसके हाथों में, आगे मार्क्स कहता है, जिसके हाथों में आधार वाली व्यवस्था होती है, जिसमें अर्थव्यवस्था है, उत्पादन प्रणाली है, इसे ही शोषक समाज कहते हैं, शोषण करने वाला समाज कहते हैं। दूसरा समाज इन्होंने बताया है अधिरचना, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अवस्थाएं शामिल होती हैं और इन्हीं का ये लगभग शोषण करते हैं। ये आगे कहते हैं शोषक के जो अधीन समाज रहता है वह शोषित कहलाता है। मार्क्स ने समाज के कितने रूप बताए? 2। बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड ने पूछा था कि समाज के कितने वर्ग या यूं कहें भाग मार्क्स ने बताए, तो 2 भाग है, पहला आधार और दूसरा अधिरचना। इसमें आधार सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि समाज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, समाज को जो संचालन का तरीका है वो आधार के हाथों में ही होता है। यहाँ से अर्थव्यवस्था कंट्रोल होती है, यहाँ से उत्पादन प्रणाली कंट्रोल होती है, यहाँ से मैनेजमेंट कंट्रोल होता है और यही समाज शोषक समाज कहलाता है, या यूं कहें कि शोषण करने वाला समाज है और इसके जो अधीन आता है वह शोषित वर्ग कहलाता है। ऐसा कहा जाता है कि पहला, उदाहरण के तौर पर याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण है, पहला शोषित अगर कोई है तो वो है महिला। यदि कोई पहला शोषित है तो वो कौन है? महिला। और उसका शोषण करने वाला कौन है? परिवार। सबसे पहले शोषण किसका हुआ? महिला का। और शोषण किसने किया? परिवार ने। ये उदाहरण हमारे इस चैप्टर से है। सवाल आता है कि समाज में सबसे पहला शोषित किसे मानेंगे? महिला को। और उसका शोषण किसने किया है? परिवार ने। ये भी एग्जाम्पल अपने को ध्यान में रखना है। अगला बिंदु है मार्क्स के इतिहास की आर्थिक व्याख्या के यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं तो मोस्टली 5 बातें निकल कर आती हैं। हमसे सवाल आएगा इतिहास के आर्थिक व्याख्या या ऐतिहासिक भौतिकवादी सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए, तो उसमें निष्कर्ष भी जोड़ना पड़ेगा यदि बड़ा सवाल आता है तो। इसमें पहला निष्कर्ष है मानव के जीवन का विकास ईश्वर और महान पुरुषों से नहीं हुआ है। ये बात हमने पहले भी देख ली थी कि कार्ल मार्क्स कहता है
कि मानव के जीवन का जो विकास हुआ है, समाज का जो आर्थिक विकास हुआ है, सामाजिक विकास हुआ है, इसमें ईश्वर और महान पुरुषों का कोई योगदान नहीं है। इसमें सबसे बड़ा योगदान है आर्थिक या भौतिक तत्व का। अर्थव्यवस्था के लिए, पैसे के लिए सारे काम हुए हैं और इसी के कारण समाज में परिवर्तन संभव होता है। दूसरा कहते हैं प्रत्येक युग में सामाजिक राजनीतिक नियंत्रण उसी का होता है। समाज में राजनीतिक वर्चस्व उसी का होता है, सामाजिक वर्चस्व उसी का होता है जिसके पास पावर होती है, आर्थिक पावर। ये कहता है जिसके पास आर्थिक ताकत होती है उसी की समाज में व्यवस्था होती है, उसी में समाज में राजनीति भी उसी की होती है। तीसरा कहते हैं आर्थिक परिवर्तन से राजनीतिक सामाजिक परिवर्तन होता है। यदि अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हुआ तो राजनीति में भी परिवर्तन होगा और समाज में भी परिवर्तन स्वाभाविक रूप से हो जाएगा। इसके बाद कहते हैं समाज की 6 अवस्थाएं, इतिहास की 6 अवस्थाएं कार्ल मार्क्स ने बताई थी। इसमें पहली थी आदिवासी, दास प्रथा, सामंती प्रथा, पूंजीवादी, सर्वहारा और साम्यवादी। इसमें पहली अवस्था को यदि छोड़ दें, 3 अवस्थाएं जा चुकी हैं, चौथी चल रही है और 2 आना बाकी है। पहली आदिम आदिवासी को छोड़ दें तो पूंजीवादी तक, यानी कि दास प्रथा और सामंतवादी और पूंजीवादी तीनों में सत्ता के लिए संघर्ष पाया जाता है और यह संघर्ष वर्ग संघर्ष में पाया जा रहा है। इसमें पूंजीवाद के अंत और साम्यवाद की स्थापना की बात कही है। किसमें? इतिहास की आर्थिक व्याख्या सिद्धांत में। इन्होंने कहा है कि पूंजीवाद का तो क्या हो जाएगा? अंत। और क्या आ जाएगा? साम्यवाद की स्थापना हो जाएगी। साम्यवाद क्या है इसको हम डिटेल से पढ़ चुके हैं पहले ही। तो इतिहास की आर्थिक व्याख्या का निष्कर्ष यहाँ पर होता है, कंप्लीट निष्कर्ष निकलते हैं। 5 कार्ल मार्क्स की बातों से 5 अर्थ हम लगा सकते हैं। इन्होंने कहा कि मानव के जीवन का विकास इतिहास ईश्वर और महान आत्माओं के आधार पर नहीं हुआ है। आर्थिक तत्व इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है और अर्थ के लिए ये सारे परिवर्तन हुए हैं। इन्होंने कहा है प्रत्येक युग में समाज में वर्चस्व, राजनीति में वर्चस्व उसी का होता है जिसके पास पैसा होता है। वर्तमान में भी ऐसा ही हो रहा है, पैसे के दम पर राजनीति को बदल दिया जाता है। समाज में नैतिकता इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी अर्थव्यवस्था है। आर्थिक परिवर्तन उसी के द्वारा होता है, या आर्थिक परिवर्तन कर दिया जाए तो समाज और राजनीति अपने आप ही बदल जाती है। आदिम समाज फर्स्ट अवस्था को छोड़कर शुरू की जो 4 अवस्थाएं हैं, 3 जा चुकी है, चौथी चल रही है, उन सब में संघर्ष पाया जाता है। इसमें पूंजीवाद का अंत हो जाएगा और साम्यवाद की स्थापना हो जाएगी। ये इतिहास के आर्थिक व्याख्या सिद्धांत में कार्ल मार्क्स ने कहने की कोशिश की है। मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवादी सिद्धांत में आगे देखें तो हमने सिद्धांत पढ़ लिया, इसका निष्कर्ष पढ़ लिया। अब इसकी पढ़ते हैं आलोचना कि वास्तव में मार्क्स ने किन पैमानों पर जो बात कही वो सही भी है या नहीं। तो आर्थिक तत्वों पर बहुत ज्यादा जोर देना सही चीज नहीं है, क्योंकि समाज में हर कार्य आर्थिक तत्व के लिए होना संभव नहीं है। जैसे हमने एग्जाम्पल पढ़ा था कि माँ का बच्चे का लालन पालन करना आर्थिक तत्व का उदाहरण नहीं हो सकता। तो आर्थिक तत्व पे कार्ल मार्क्स ने बहुत ज्यादा जोर दिया है, जो सही और उचित चीज नहीं है, क्योंकि समाज में सामाजिकता है, नैतिकता है, अच्छा आचरण है, अच्छा व्यवहार है और भी बहुत सारी चीजें हैं, अंतरात्मा की आवाज है। ये सारी चीजें समाज को जोड़कर रखती हैं, केवल आर्थिक तत्व ही समाज को जोड़ता नहीं है। ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या संभव नहीं है। इतिहास में कल्पनाओं का बहुत ज्यादा जोर है और इतिहास में आपस में इतिहासकार ही भ्रमित हैं, उनको खुद को ही ये नहीं पता, विभिन्न मत निकल कर आते हैं और केवल उन्होंने कल्पनाएं की हैं। बहुत सारे इतिहासकार एक वाद का समर्थन करते हैं तो दूसरे विवाद का समर्थन करते हैं। ऐसे में ऐतिहासिक घटनाओं का स्टिक बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ डिफाइन करना संभव नहीं है, जबकि कार्ल मार्क्स ने 6 भाग बांटकर इसको 100% डिफाइन कर दिया, जो उचित और सही नहीं है। संयोग तत्व की उपेक्षा, बहुत सारी चीजें इतिहास में संयोग को दर्शाती हैं, बहुत सारी घटनाएं इतिहास में संयोग के कारण होती हैं, लेकिन कार्ल मार्क्स ने कहीं भी ईश्वरीय सत्ता, सामाजिक राजनीतिक सत्ता और संयोग तत्व की कहीं कोई बातचीत नहीं की है। इन्होंने केवल और केवल आर्थिक तत्व की बात की, जो केवल उचित हो ही नहीं सकता। इतिहास का निर्धारण संभव नहीं है। इतिहास के कालक्रम को लेकर बहुत बड़े बड़े मतभेद हैं। बहुत सारे लोग इसको लेकर आज भी विवाद को बनाए रखे हुए हैं, लेकिन
कार्ल मार्क्स के अनुसार इतिहास का 100% डिफाइन होना, समय का निर्धारण होना, ये सही चीज नहीं है। राजनीतिक सत्ता एकमात्र आधार नहीं, ये कहते हैं कि राजनीतिक सत्ता उसी के पास होगी जिसके पास क्या होगी, आर्थिक सत्ता होगी। तो ये सही चीज नहीं है। राजनीतिक सत्ता का एकमात्र आधार आर्थिक सत्ता नहीं हो सकती, यानी कि जिसके पास पैसा होगा उसी की सरकार होगी, उसी की सत्ता होगी, उसी का शासन चलेगा। यदि ऐसा होता तो भारत में पूंजीपतियों की सरकारें होती। आर्थिक संबंधों को राजनीतिक शक्ति के द्वारा बदला जा सकता है। ये कह रहे हैं आगे कि समाज में जिसके पास पैसा होगा वे सामाजिक संबंधों को और राजनीतिक संबंधों में बदलाव ला सकते हैं। अपने पैसे की ताकत पर समाज को जिधर चाहे मोड़ सकते हैं, सरकारों को बदल सकते हैं, समाज को नया रूप दे सकते हैं अपने पैसे के दम पर, जो संभव नहीं है। राज्य विहीन समाज की स्थापना, ये लास्ट में कहते हैं कि समाज में दो वर्ग हैं, पहला बुजुर्गा और दूसरा सर्वहारा, और आखिर में सर्वहारा वर्ग की क्या आ जाएगी, क्रांति आ जाएगी। ये बात इन्होंने कही है। जबकि बुजुर्गा अमीर वर्ग है, सर्वहारा गरीब वर्ग है। ये कहते हैं कि राज्य विहीन समाज हो जाएगा, राज्य होगा ही नहीं, जिसमें अमीर भी नहीं होंगे, केवल कौन होंगे, सर्वहारा वर्गों का क्या आ जाएगा, शासन आ जाएगा, जो संभव नहीं है। यदि सर्वहारा वर्ग का शासन एग्जाम्पल के तौर पे आ भी जाता है तो जो अमीर से गरीब बनेंगे वे क्रांति करेंगे, क्योंकि ये फिर अमीर हो जाएंगे और ये अमीर गरीब का सिस्टम चलता ही रहेगा। इसका दूसरा उदाहरण हम ये भी देख सकते हैं कि वर्ग संघर्ष कभी समाप्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिन अमीरों को आप टैक्स लेकर गरीब बनाने वाले हैं वो आने वाले टाइम में क्रांति करेंगे, और जो गरीब आज सत्ता में आएंगे वो कल अमीर हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में गरीब अमीर संभव हो ही नहीं सकता कि ये समाप्त हो जाए। दूसरा, राज्य विहीन समाज की बात करते हैं। जब राज्य नहीं होगा तो पुलिस कौन चलाएगा, न्यायालय कौन चलाएगा, शासन कौन चलाएगा, सरकारें कहां से आएंगी, कानून व्यवस्था कहां से आएगी, ये सारी समस्याएं सामने आएंगी। इसके लिए भी कार्ल मार्क्स ने कुछ नहीं कहा है। और राज्य विहीन समाज अपने आप में एकजुट रहेगा या नहीं ये भी देखा नहीं जा सकता। फिर इन्होंने क्रांति का भी समर्थन किया है, जो सही चीज हो ही नहीं सकती। ऐसे में हम इन सिद्धांत की आलोचना कर सकते हैं। इसके प्रमुख 7 बिंदुओं के आधार पर आर्थिक तत्व पर ज्यादा जोर दिया है, ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या संभव नहीं है, सहयोग तत्वों को हटा दिया गया है या उपेक्षा की गई है, इतिहास का निर्धारण 100% सही नहीं किया जा सकता, राजनीतिक सत्ता आर्थिक सत्ता के आधार पर नहीं बदली जा सकती, आर्थिक संबंधों से राजनीतिक संबंध नहीं बदले जा सकते, राज्य विहीन समाज या वर्ग संघर्ष बिना के संभव हो ही नहीं सकता। ये 7 बातें के आधार पर हम इसकी आलोचना कर सकते हैं।